यार मुझे भूख लग रही है यार, मुझे यार प्लीज मुझे भूख लग रही है यार, मैं पहले आई थी मुझे। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो ऐसे बच्चों की तरह? क्या हो गया यार? मुझे भूख लग रही है, मुझे भी चाहिए ये। कौन आया था पहले? जो पहले आया था वो ये आई थी पहले। तो तुम ऐसी इरेशनल बातें क्यों कर रही हो? तुम ले जाओ यार, लड़ो मत। यार कॉफी भी ला लेती हूँ। अरीशा, यस, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? यहाँ हवा अच्छी आ रही है। यार इतनी सारी चेयर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इतनी सारी चेयर है तो तुम जाकर बैठ जाओ। बहन मैं पहले आके बैठी हूँ ना यहाँ पे। बट मुझे यहाँ लाइट अच्छी लग रही है, हवा आ रही है तो मैं यहाँ पे मैंने अपना आलू भुजिया भी रखा हुआ है, मैं यहाँ बैठी थी। ये आलू भुजिया मेरा हो गया। इरेशनल बिहेव क्यों कर रही हो तुम? ठीक है बैठो यहीं पर। ये क्या इरेशनल लगा रखा है सबने। हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं कि यार इस बेचारे रूट 2 को सब इरेशनल क्यों कह रहे हैं। एक तो उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं, परेशान कर रहा है सबको, है ना। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की। जैसा कि आपको टॉपिक से ही समझ आ गया है, वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। यानी कि रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है जो कि हम पहली बार सुन रहे हैं। जूनियर क्लासेस में हम रैशनल नंबर्स तो पढ़कर आए हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स के बारे में हम आज के सेशन में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। सो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन तक बने रहिए ताकि आपको एक छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। So let me introduce you to myself. My name is Arushi Malhotra and I am your maths teacher कह लो या maths वाली दीदी कह लो, जो कहना है कह सकते हो। चलिए, so without any further delay स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे कि रूट 2 को इरेशनल बार बार क्यों कहा जा रहा था। ओके चलिए, सो सबसे पहले तो यार नंबर्स की जो शुरुआत होती है हम अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में जब सबसे पहली बार हमने मैथ्स पढ़ना सीखा था तो हमें काउंटिंग सिखाई जाती थी, और कभी भी किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपने काउंटिंग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। यानी कि मेरे पास एक पेन है, सो दिस इज़ 1। मेरे पास ये दूसरी चीज़ है तो आई हैव 2 थिंग्स, तो मैंने इनको काउंट किया है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। क्लियर है। सो ये हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द नेचुरल नंबर्स, राइट। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद कैपिटल N। कैपिटल N से हम अपने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैं एक जीरो को और घुसा दूं, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैंने जीरो और घुसा दिया, ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, वो बन गए हमारे होल नंबर्स। वो बन गए हमारे होल नंबर्स। सो जीरो आते ही नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में एक जीरो के और आने से वो बन गए हमारे होल नंबर्स। क्लियर, इजी। सो यहां से आप बहुत ही इजीली देख सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट। आप देख सकते हो, बहुत आराम से आप देख सकते हो। आप कोई भी नेचुरल नंबर पिक करो, 100 200 300 1000 1 2 3 4, every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number, is not a natural number। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप साइड बाय साइड नोट डाउन कर सकते हैं, और ऐसे पॉइंट्स जो है बच्चे वो एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्लियर, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है,
राइट। सो आप देख सकते हैं कि 0 एक होल नंबर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर, इजी, ठीक है। अब अगर मान लो आपने बहुत बार देखा होगा कि हम क्या बोलते हैं, अगर हम बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और उसकी लिफ्ट में हम जाने की कोशिश करते हैं, सो ग्राउंड फ्लोर को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज आवर ग्राउंड फ्लोर। अगर हम 0 से ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास। और मान लो ग्राउंड फ्लोर से हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बेसमेंट में जा रहे हैं, है ना। सो बेसमेंट की जब भी बात होती है तो उसको -1, लिफ्ट में आप कभी नोट करना, -1, -2, सो ये हमारे बेसमेंट होता है। ये 0 से नीचे जब भी हमारे हैं, हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। नेगेटिव नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। क्लियर। सो यानी कि होल नंबर्स में, ये हमारे होल नंबर्स हैं, ये हमारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स में आपने नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दिए, आपने नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दिए, तो वो बन गए हमारे इंटीजर्स, वो बन गए हमारे इंटीजर्स। और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से या फिर कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। देखिए ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और एक 0 भी होता है, और 0 हमारा बीच का बिच्छू होता है, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वो किसी की साइड नहीं ले रहा है। सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर। सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर, इजी, राइट। समझ आया यहां तक सभी को। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ना हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। बहुत सारे क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, वी आर यूजिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स से हमारा क्या मतलब है, ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हैं। सो आप देख सकते हैं ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो ऐसे इंटीजर्स जो कि क्या है, पॉजिटिव हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, सो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। क्लियर। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दिया जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। सो नेगेटिव इंटीजर्स को भूल जाइए, उनके अलावा आपके पास कौन से इंटीजर्स बचे हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि ये है हमारे होल नंबर्स, ये है हमारे क्या है, होल नंबर्स है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ आया कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेटमेंट में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। कभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, राइट। चलिए, अब ये भी हो गए, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए, होल नंबर्स क्लियर हो गए, इंटीजर्स भी क्लियर हो गए। अब अगर इन्हीं इंटीजर्स को मैं आपस में ऐड करती हूँ, सबट्रैक्ट करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूं। अच्छा, आप कोई भी दो इंटीजर्स पिक करो एंड ट्राई टू ऐड देम, सबट्रैक्ट देम एंड मल्टीप्लाई देम, कोई भी दो इंटीजर्स, तो आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो एक इंटीजर ही मिलेगा। आप कोई भी दो इंटीजर्स चूज करिए, आपने किया 2 एंड -3, आप इन्हें एक बारी ऐड करिए। चलिए, आप इन्हें ऐड करते हो तो आंसर आता है -1 विच इज एन इंटीजर। आप इन्हें सबट्रैक्ट करते हो, 2 minus -3 that is 2 plus 3 which is 5 which is also again an integer, ये भी एक इंटीजर है। आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है जी। सो 2 into -3, so plus minus minus that is -6, ये भी एक इंटीजर है। लेकिन अगर आप इन्हें डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर। अगर आप 2 को -3 से डिवाइड करते हैं तो ये तो हमारा इंटीजर नहीं आया, है ना।
ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर द आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हो तो भी आपका आंसर एक इंटीजर ही आना चाहिए। इस केस में आंसर इज नॉट एन इंटीजर। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या कहेंगे? यानी कि जब भी दो इंटीजर्स को हम आपस में डिवाइड करते हैं, उनका रेशो निकालने की कोशिश करते हैं, सो वी गेट अनदर टाइप ऑफ नंबर्स, एक नए प्रकार के नंबर्स मिल जाते हैं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? ध्यान से सुनिए। द नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यानी कि अगर कोई भी नंबर हमारा p बाई q फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर वो लिखा जा रहा है, तब हम उसे एक रैशनल नंबर कहेंगे। तब हम उसे क्या कहेंगे? एक रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है जी। अब आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। सो p और q ये हमारे क्या होंगे भाई? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और बीच में एक बीच का बिच्छू भी होता है, दैट इज जीरो। सो यानी कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1, -2 एंड सो ऑन। ये कुछ भी हो सकते हैं। p और q की वैल्यू यहां से कुछ भी हो सकती है। आगे क्या लिखा जा रहा है? लेकिन q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, यानी कि p 0 हो सकता है, बट q 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? वाई? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं कहती हूं 2/0, 2/0, इसका क्या मतलब है? कि 2 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये चीज कभी भी पॉसिबल है? क्या कभी कोई भी नंबर आप 0 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते या कर सकते हो? चलिए चेक कर लेते हैं। सो देखिए, अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, सो 0 के टेबल में क्या 2 कभी भी आता है? नहीं आता, है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर विल ऑलवेज बी 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा ही 0 आता है। सो अगर आप चाहे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। आप 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर फिर से 0 आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। आप ऐसे करते जाएंगे और डिवाइड करना पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा हर केस में आप चाहे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास आंसर 0 ही आएगा और अल्टीमेटली रिमाइंडर 2 ही बचेगा। That means division by 0 is not possible. So इसका मतलब है कि division by 0 is not possible. आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो यहां पर p हमारा न्यूमरेटर है एंड q हमारा डिनोमिनेटर है। सो इसीलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। बट हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है। कैसे? अगर मैं 0/2 देखूं, यानी कि 0/2, 0 इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पॉसिबल। दैट इज पॉसिबल। आप 0 को क्या कर रहे हो भाई? 2 से डिवाइड कर रहे हो, कर सकते हो। 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर 0 आ गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। यानी कि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आंसर विल ऑलवेज बी 0। सो इसका मतलब है द न्यूमरेटर कैन बी 0 बट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, p कैन बी 0, p हमारा 0 हो सकता है, न्यूमरेटर कैन बी 0, बट q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके राइट, रैशनल नंबर्स क्लियर हुए। अच्छा जी, अब बार बार बेचारे √2 को इर्रेशनल 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 बोला जा रहा था, तो आखिरकार ये इर्रेशनल नंबर्स हैं क्या? तो इर्रेशनल वर्ड से ही समझ आ रहा है ऑपोजिट ऑफ रैशनल, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है। यानी कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं विच आर नॉन रैशनल, जो कि रैशनल नहीं है।
नॉन रैशनल नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q हमारे इंटिजर्स होते हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं होता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम बार बार हम √2 को इरैशनल बोल रहे थे, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी वहां पर बार बार हम √2 को इरैशनल बोल रहे थे, लेकिन √2/1 मैं ऐसे लिख सकती हूं, √2/1 आई कैन राइट इट लाइक दिस, लिखा जा सकता है। तो इसको तो हमने p बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया ना, इसको तो हमने p बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया, इसको तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया। तो अब तो ये रैशनल होना चाहिए, अब तो ये नंबर जो है ये रैशनल होना चाहिए, है ना जी, होना चाहिए। आया मन में ये सवाल या नहीं आया? अब अगर नहीं आया था मन में सवाल तो मैंने पूछ लिया, जल्दी से बताइए, क्या अभी भी ये हमारा रैशनल नंबर कहलाना चाहिए? नहीं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ध्यान से देखिए, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहां पर p और q इंटिजर्स होने चाहिए, जहां पर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटिजर होना चाहिए, यहां पर हमारा p √2 है और q हमारा 1 है, ये तो हमारा इंटिजर है, ये तो हमारा इंटिजर है, बट ये हमारा इंटिजर नहीं है, नॉट एन इंटिजर। सो इसीलिए हम इसे रैशनल नहीं बोल सकते, इसीलिए ये एक इरैशनल नंबर है, इसीलिए ये एक इरैशनल नंबर है। क्लियर है? सिमिलरली √3, √5, √7, √8 ये सभी के सभी नंबर्स, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं हमारे किसके? इरैशनल नंबर्स के। ठीक है, अब एक और सवाल आ रहा होगा भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि मैम जितने भी नंबर्स ये जो रूट वाले हैं क्या ये सारे इरैशनल हैं? तो चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेती हूं। अब बताओ √25 या फिर √4 या √16 क्या ये सभी हमारे इरैशनल नंबर्स हैं? अभी हमने देखा यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, √2, √3, √5, ये जितने भी सारे रूट वाले नंबर्स हैं ये सभी हमारे इरैशनल नंबर्स बन रहे हैं। तो क्या ये √25, √4, √16 ये भी हमारे इरैशनल नंबर्स होने चाहिए? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। अगर मैं स्क्वायर रूट 25 की बात कर रही हूं तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आ रहा है 25। तो आप फटाफट से बोल दोगे कि मैम इसका आंसर होगा 5, है ना? 5 का स्क्वायर करने पर आंसर आता है 25। सो स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा 2, है ना? क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर आंसर आता है 4, स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा 4। तो भाई ये सारे तो रैशनल नंबर्स हो गए, ये सारे तो हमारे पास क्या हो गए भाई? रैशनल नंबर्स हो गए, ये तो इरैशनल नंबर्स नहीं है। सो ऐसा बोला जाता है ना इंग्लिश में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। सो सिमिलरली हर रूट के अंदर आने वाला नंबर इरैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना? सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो √49 विच इज इक्वल टू 7, √81 विच इज इक्वल टू 9। सो ये सभी क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ये इरैशनल नंबर्स नहीं है। √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, √12, √13 ये सब हमारे क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं, बट ये हमारे इरैशनल नंबर्स नहीं है। क्लियर हुआ? समझ आया? रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, क्लियर हुआ? राइट। चलिए अब आ जाते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट से चार्ट पे। इस चार्ट के हेल्प से ना हमारे बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि 1, 2, 3 यहां से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स में हमने एक 0 को और घुसा दिया तो वो बन गए होल नंबर्स, है ना? सो 0, 1, 2, 3 ये सारे बन गए होल नंबर्स। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स वाला जो सर्कल है वो होल नंबर्स वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो यहां से आपको इस चार्ट के हेल्प से क्लियर है कि होल नंबर्स वाला जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर्स वाले सर्कल से बड़ा है, तो वो उसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा है। सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट
नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अब होल नंबर्स में अगर हमने नेगेटिव नंबर्स को और घुसा दिया तो हमारे पास इंटीजर्स आ गए। सो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। आपको दिख रहा है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स वाला जो सर्कल है वो इंटीजर्स वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स, all whole numbers are integers, all natural numbers are integers, but all integers are not whole numbers, all integers are not natural numbers। क्यों? क्योंकि -1 एक इंटीजर है बट इट इज नॉट अ होल नंबर, -1 एक इंटीजर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? फिर इंटीजर्स को अगर आप आपस में डिवाइड करते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हो, तो वो सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। सो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स के सर्कल के अंदर आ रहा है। सो यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे? देखिए, 1 एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। ठीक है, 1 को आप लिख सकते हो 1/1, 2/2, 5/5 आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि आप इसे p/q फॉर्म में लिख पा रहे हो। p/q फॉर्म में लिख पा रहे हो, सो इसीलिए इट इज अ रैशनल नंबर। ऐसे ही -2 कैन बी रिटन एज -2/1, -4/2, -10/5 and so on. So इसीलिए this is also a rational number. So all natural numbers, all whole numbers, all integers are rational numbers. But उल्टा true नहीं है। All rational numbers are not integers. All rational numbers are not whole numbers. All rational numbers are not natural numbers. Clear है? 1/2 भाई रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। अब जो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर नहीं है उन्हें कहा जाता है इरैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। अब इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स मिलकर बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। सो रियल नंबर सिस्टम ये 2 प्रकार के नंबर्स में बटा हुआ है। सबसे पहला रैशनल नंबर्स और फिर इरैशनल नंबर्स। क्लियर? और रैशनल नंबर्स के अंदर ही हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है सभी को यहाँ तक? रियल नंबर्स क्लियर हुए? व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, राइट? चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास ढेर सारे रैशनल नंबर्स हैं, ढेर सारे रैशनल नंबर्स हैं। कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप कितने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो? कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कहती हूँ 0 और 1 हमारे पास ये क्या है? 2 रैशनल नंबर्स हैं, है ना? ये हमारे पास 2 क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में आपको 2 या 3 या 4 जितने भी आप चाहें आप रैशनल नंबर्स हमें बता सकते हैं। कैसे? देखिए, 1/2 इसी के अंदर आता है, 1/4, 1/3, 1/5 इसी के अंदर आते हैं। ये सारे नंबर्स इसी के अंदर आते हैं। 1/10, 1/20 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में आते हैं। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, यानी कि अनगिनत, आप काउंट भी नहीं कर सकते उतने रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वो कैसे करना है उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एनी 2 रैशनल नंबर्स हैं, एनी 2 रैशनल नंबर्स A एंड B, ठीक है, A और B हमारे पास कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं। अगर इसके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि इसका मिडिल वाला पॉइंट फाइंड करना है, बीच वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? A + B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन
ए एंड बी। ए और बी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, सो उनके बीच में अगर कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है, सो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट बाय एडिंग द टू रैशनल नंबर्स a प्लस बी एंड देन डिवाइडिंग इट बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0 प्लस 1 को डिवाइड बाय 2 किया 1 बाय 2। 1 बाय 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है इनके बीच का, एक रैशनल नंबर है इनके बीच का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आप जानते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बता सकते हैं, बट यार अगर अनगिनत अनकाउंटेबल आप बताते ही जाओगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड, है ना। सो इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कोई भी 6 बता दो। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपका और मेरा आंसर अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, आपका और आपके फ्रेंड का आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। हमारे पास अनगिनत रैशनल नंबर्स हैं जिनमें से कोई भी 6 बताने हैं। सो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आंसर मैच मत करना, पेपर में चीटिंग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अपना दिमाग लगाना है और खुद से सॉल्व करना है। ओके जी, चलिए। सो 1 और 2 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए 1, यहां पर लिख लिया 2। इनके एकदम मिडिल वाला नंबर फाइंड करना है। सो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 बाय 2। तो ये आ गया 3 बाय 2। ठीक है, अब 1 और 3 बाय 2 के बीच में आप एक नंबर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 1 भी एक रैशनल नंबर है और 3 बाय 2 भी एक रैशनल नंबर है। सो इन दोनों के बीच में आप एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए कर लीजिए। सो 1 प्लस 3 बाय 2 किया और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 5 बाय 2। आई होप आपको रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना आता है। अगर भूल गए हो तो ध्यान से सुन लो। जब भी दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड किया जाता है, सो पहला वाला नंबर एज इट इज रहता है, डिवीजन का साइन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये जो दूसरे वाला नंबर है इसका हो जाता है उल्टा, रेसिप्रोकल। सो 2 कैन बी रिटन एज 2/1। सो ये हो गया 1/2। सो यानी कि हमारा आंसर आ गया 5/4। सो इन दोनों के बीच में ये जो एक नंबर हमें मिला है दैट इज 5/4। अब मैं क्या कर सकती हूं? 3 बाय 2 और 2 के बीच का एक नंबर फाइंड कर सकती हूं। सो 2 प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यही तो करना है। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो 2 प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 and 7 by 2 divided by 2 that is 7 by 2 multiplied by 1 by 2 which is 7 by 4. So 7 by 4 हमारा एक आंसर आ गया। सो अभी तक हमने 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। हमें टोटल 6 फाइंड करने हैं, यानी कि और 3 नंबर्स फाइंड करने की जरूरत है। तो चलिए कर लेते हैं। अब 1 और 5 by 4 के बीच में आप फाइंड कर सकते हो बहुत आराम से। सो 1 प्लस 5 by 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा 9 by 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 विच इज 9 by 8। सो ये हो गया 9 by 8, यानी कि यहां पर नंबर आ जाएगा 9 by 8। ठीक है, अब 7 by 4 और 2 के बीच में आप फाइंड कर सकते हो बहुत आराम से। सो 2 प्लस 7 by 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा 8 एंड दिस विल बी 15 by 4 डिवाइडेड बाय 2। सो दैट इज 15 by 8। ठीक है, यहां पर आ गया हमारे पास 15 by 8। डन। सो अभी हमें बस एक और नंबर और फाइंड करना है ना, एक और नंबर और फाइंड करना है। आपकी मर्जी है, आप फाइंड जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। आप 1 और 9 by 8 के बीच में फाइंड कर लीजिए, आप 15 by 8 और 2 के बीच में फाइंड कर लीजिए, या फिर आप 7 by 4 और 15 by 8 के बीच में फाइंड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। सो हम क्या कर लेते हैं, 1 और 9 by 8 के बीच में फाइंड कर लेते हैं। सो 1 और 9 by 8 के बीच में फाइंड कर रहे हैं। सो 1 प्लस 9 by 8 डिवाइडेड बाय 2। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 प्लस 9 दैट विल बी 17 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17 by 4। ठीक है जी। ओ सॉरी, ये हो जाएगा 17, वेट, ये हो गया 17 by 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17 by 16। ठीक है, सो यानी कि हमारे पास
1 और 9/8 के बीच में जो नंबर आया है दैट इज 17/16. सो आपने क्या किया, 1 और 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड किए, जो कि क्या है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 17/16, then we have 9/8, then we have 5/4, then we have 3/2, then we have 7/4 and then we have 15/8. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. और आपका और मेरा आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, आपका और आपके फ्रेंड का आंसर अलग हो सकता है, बुक में आंसर अलग हो सकता है, बट द मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम अनगिनत इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बता सकते हैं, बट क्वेश्चन में कोई भी 6 पूछा गया है, सो हमने कोई भी 6 नंबर्स बता दिए. ठीक है. अब ये मेथड बहुत बार ना लेंदी हो जाता है. अभी तो यहाँ पर 6 नंबर्स फाइंड करने थे, अगर मान लो 10 फाइंड करने हो, 20 फाइंड करने हो, तो ये मेथड जो है ये बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज मेथड नंबर 2. अब मान लो अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/5, तब क्या करें, तब ये वाला मेथड नहीं इस्तेमाल करना है. तब ये मेथड इस्तेमाल मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. तब हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए, तब हम करेंगे 3/7 और 4/5. ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि आपको एलसीएम ऑफ क्या लेना है भाई, 7 and 5. ठीक है, एलसीएम लेना है 7 और 5 का. सो क्या हो जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम 5 के टेबल पे जाएगा, 7 नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 पे, 7 के टेबल में गया 1 पे, 1 पे. सो 5 into 7 दैट इज 35. सो ये हमारा एलसीएम आ गया. ठीक है जी. अब 3/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर बन जाए 35. ठीक है जी. 4/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर बन जाए 35. सो 7 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा डिनोमिनेटर 35 होगा. और न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट. सो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15/35. ओके. यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से किया, तो ये हो गया 28/35. यानी कि अब आपको क्या करना है, 3/5 और 3/7 और 4/5, ये दो नंबर्स हैं जिनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं. यानी कि 3/7 कैन बी रिटन एज 15/35. ठीक है जी. एंड 4/5 कैन बी रिटन एज 28/35. सो 15/35 के बाद आएगा 16/35, देन 17/35, देन 18/35, देन वी हैव 19/35, देन वी हैव 20/35, 21/35 एंड सो ऑन. सो आप देखिए आप कितने सारे नंबर्स बता सकते हो. 22/35, देन वी हैव 23/35, 24/35, then 25/35, 26/35, then we have 27/35, right? एंड एट लास्ट 28/35. तो आप क्या देख पा रहे हो यहां से कि आपके पास ये दो रैशनल नंबर्स थे और इनके बीच में आपने ढेर सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए हैं. यानी कि बिटवीन 3/7 एंड 4/5 आपने इतने सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए हैं. सो दिस इज योर आंसर. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप एलसीएम लेकर अपना काम कर सकते हो. और यहां पर आपने क्या किया है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने की कोशिश करी है. ठीक है, जो आप अपनी जूनियर क्लासेस यानी कि क्लास 7th और क्लास 8th में सीख कर आए हैं. राइट, सिंपल. देखिए कितने सारे रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर दिए विदाउट एनी हैसल, विदाउट ज्यादा मेहनत किए, है ना. चलिए जी. So clear हुआ. So between any two rational numbers we can very easily find out infinitely many rational numbers. लेकिन क्वेश्चन में हमसे infinitely नहीं पूछा जाएगा, वो कोई भी 2, 3, 4, 5 rational numbers आपसे पूछ सकते हैं. ओके, चलिए अब बात करते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन.
रियल नंबर्स सबसे पहले क्या होते हैं ये हमें पता है, अभी अभी जस्ट हमने देखा, अभी अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स जो हैं वो दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, दो टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स और फिर आते हैं हमारे पास इरैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p and q आर इंटीजर्स बट द डिनोमिनेटर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। रैशनल नंबर्स के ही अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स एंड होल नंबर्स के अंदर हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स की कैटेगरी है, ओके। अब इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, जिनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब अगर इन्हीं सभी रियल नंबर्स को मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करूं तो आप एक एग्जांपल देखिए, 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है जिसको अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं बहुत आराम से लिख सकती हूं, 0.5 लिख सकती हूं, ठीक है। 1/4 ये एक रैशनल नंबर है ना, p by q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0.25, ठीक है जी। अगर मेरे पास ये एक रैशनल नंबर है 1/3, अब मुझे इसे अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सो हम क्या करते हैं भाई, 1 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हमें एक 0 लगाना पड़ेगा और उसकी जगह 0 पॉइंट, सो 3 इंटू 3 होता है 9 और हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर से रिमाइंडर आ गया 1। अब फिर से आपने एक 0 लगाया तो 3 इंटू 3 9 एंड फिर से रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि फिर से आपने एक 0 लगाया, 3 इंटू 3 9 और आपने सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, यानी कि ये जो है चलता ही रहेगा, क्योंकि बार बार 3 इंटू 3 9 करेंगे और रिमाइंडर 1 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। यानी कि 1/3 ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, 0.333333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 10/3 करती हूं तो वो हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। आप चेक करके देखना चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो यानी कि आपने देखा कि ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अलग है। यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो डेसिमल के बाद एक प्लेस के बाद रुक रहा है ना। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रही है 5 और उसके बाद वो रुक गया। यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं और उसके बाद वो रुक गया। यहां पर तो भाई चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। सो यानी कि कभी भी किसी भी रैशनल नंबर का अगर हमें डेसिमल फॉर्म लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो वो 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग का मतलब है रुकना, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि वो रुकेंगे नहीं लेकिन वो रिपीट करेंगे, वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। सो यानी कि या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन वो अपने आप को रिपीट करेंगे, बट रिपीटिंग, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। सो रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीकों से किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग यानी कि वो रुक रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो रुक नहीं रहे हैं बट वो आपस में रिपीट हो रहे हैं, ओके। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं होते, ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं होते हैं, यानी कि ना ही वो टर्मिनेट करेंगे ना ही वो रिपीट करेंगे, है ना जी। वो टर्मिनेट तो नहीं करेंगे क्योंकि वो रैशनल नहीं है। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन रैशनल होते हैं, जो कि रैशनल नहीं है, यानी कि वो टर्मिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे,
अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी वो रिपीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो है वो तो रिपीट करते हैं, सो यहां पर वो रिपीट भी नहीं करेंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमारे क्या है, इरैशनल नंबर्स है। ये हमारे क्या है, इरैशनल नंबर्स है। क्लियर हुआ सभी को? सो डिफरेंस बिटवीन रैशनल, इरैशनल क्लियर हुआ, एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हुआ, राइट? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि बेचारे √2 को हम जो इरैशनल कह रहे थे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो चलता ही जा रहा है, 1.41421355623। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो रुक नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? इजी, सिंपल। सो अब आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर 4 है और फिर से यहाँ पर 4 है ना, और यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे 4 के बाद 1 आ रहा है और यहाँ पे 4 के बाद 2 आ रहा है, और उसके बाद बीच में कहीं 4 ही नहीं है, फिर सीधा 4 आ रहा है और उसके बाद 8 है। तो ऐसा रेपिटेशन थोड़ी चाहिए हमें, तो ऐसा रेपिटेशन चाहिए कि 3 3 3 3 3, बार बार 3 ही आ रहा है, उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा, उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा। अगर ऐसा रेपिटेशन हो तब उसे रैशनल नंबर कहेंगे, बट इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज एन इरैशनल नंबर, राइट? क्लियर है? इजी, सिंपल, समझ आया सभी को, है ना? चलिए अब बात करते हैं यार, ये जो इतना प्यारा सा सुंदर सा ये पाई है हमारा, खाने वाला पाई नहीं, एप्पल पाई या लॉटे चोको पाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर ये मैथमेटिकल कांस्टेंट जो हम बहुत बार एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालने में यूज करते हैं, पाई, उसके बारे में बात हो रही है ना। ये वाला जो पाई है हमारा, जिसको हम PI पाई लिखते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। अब इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल है, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि वैल्यू ऑफ पाई क्या है, और साथ ही साथ हम अपने ऑफिस में कुछ लोगों से पूछ कर आते हैं, आप लोग भी फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, और हम भी पूछ कर आते हैं कि आखिरकार पाई क्या है, रैशनल है, इरैशनल है, और वैल्यू ऑफ पाई आखिरकार होती क्या है। सुभद्रा, तुम्हें पता है पाई क्या होता है? पाई वही 22/7। हाँ, तो वो रैशनल होता है या इरैशनल? वो रैशनल होता है या इरैशनल? मे बी रैशनल ही होता होगा, 22/7 है तो। नो, चलिए आइए औरों से भी पूछते हैं। शुभम, तुम्हें पता है पाई क्या होता है? मेरे को तो नहीं पता, मैंने मूवी देखी थी अभी, लाइफ ऑफ पाई। उस पाई के बारे में बात नहीं हो रही, मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई। नहीं, उसके बारे में तो नहीं पता। चलो रहने दो। अरे मोनू सुनो, बताओ पाई क्या होता है? रैशनल होता है, इरैशनल होता है, क्या होता है? पाई तो रैशनल होता है, 22/7 होता है तो फिर चलो क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में चलो। चलिए जी, तो वापस आ जाइए। और आप लोगों ने देखा कि यार ऑफिस में तो ज़्यादा लोग बता नहीं पाए कि पाई रैशनल है, इरैशनल है, सब बड़े ही कंफ्यूज हो गए, है ना। तो हम भी, आप लोग भी आई थिंक कंफ्यूज हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैम बोथ A एंड B, ऑप्शन C हमारा आंसर होगा। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, नहीं, लेकिन आंसर हमारा नन ऑफ दीज है, क्योंकि जब भी किसी की वैल्यू पूछी जाती है बच्चे, उसका मतलब है उसकी एक्चुअल वैल्यू पूछना। लेकिन पाई की ये जो वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो वैल्यू हम यूज करते हैं, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये उसकी क्या है भाई? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आज तक पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं निकाल पाए हैं। ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक निकाला है और अभी भी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आ रहा है। सो पाई जो है हमारा एक इरैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, जो कि सुपर कंप्यूटर्स भी फेल हो चुके हैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। सो पाई हमारा एक इरैशनल नंबर है। पाई हमारा एक इरैशनल नंबर है
ठीक है जी, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम पाई की वैल्यू को 22/7 और 3.14 उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्यों कंसिडर करते हैं? ताकि एक तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना, काम करने में आसान हो जाए। हम पाई की इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं पुट कर पाएंगे, राइट। सो एक तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और अगर आप 22/7 को डिवाइड करके देखते हो, सो ये आता है 3.14 एंड सो ऑन, विच इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। और आप देख सकते हो कि पाई की कुछ प्लेसेस तक जो वैल्यू आती है वो भी हमारी 3.14 ही आती है। तो इसीलिए हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 कंसिडर कर लेते हैं। बट पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। सिंपल, क्लियर हुआ अब हमें? तो पाई रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है, राइट। चलिए अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। तो अभी मैंने आपको बताया कि 10/3 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर वो p/q फॉर्म में आपको दिया गया है, तो आप बड़े आराम से उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बड़े आराम से उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली बाय डिवाइडिंग। जैसे कि आपने 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3, रिमाइंडर आ गया 1। आपने 0 लगाया, सो 3.3 और रिमाइंडर आ गया 1, जो कि ये चलता ही जा रहा है। सो 10/3 कैन बी रिटन एज 3.3 बार। अब ये बार का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक बार लगा दो, जिसका मतलब है हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जो बार साइन लगाया है वो यही बताता है हमें कि 3 इज रिपीटिंग इटसेल्फ इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। वो रुक ही नहीं रहा है, वो रिपीट होता जा रहा है। सो अगर p/q फॉर्म में कोई रैशनल नंबर दिया गया है, सो वेरी इजीली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। लेकिन अगर कोई डेसिमल फॉर्म में हमें दिया गया है, अगर कोई डेसिमल फॉर्म हमें दी गई है जैसे कि 3.333333, तो इसको p/q फॉर्म में कैसे करेंगे? अच्छा देखो, अगर मैं कहती हूं कि 1.7 ये हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म में नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग, है ना। अब इसको अगर p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि मैम डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आती है, तो डेसिमल हटा दो और नीचे लिख दो 10। सो ये हमारा p/q फॉर्म हो गया, है ना। लेकिन यहां पर p/q फॉर्म में कैसे लिखें? यहां पर तो नंबर है 3.33333 और ये 3 जो है ये तो चलता ही जा रहा है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, है ना, नहीं पता। तो अब क्या करें? तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इसको समझने की प्रॉपर अच्छे से कोशिश करिए, ध्यान से सुनिए। ओके, तो डेसिमल के बाद बच्चे कितनी डिजिट्स हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करी हैं? दैट इज एक ही डिजिट ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। सो इसीलिए आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया 10x, और अगर इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 333, क्योंकि डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो 33.333 एंड सो ऑन। ये हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स आ रही है ना, जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं उनको करना है गायब, उनको भगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सो 10x में से x सब्ट्रैक्ट किया और 33.333 में से हमने 3.333 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो यहां पर बच गया 9x और यहां पर बच गया 30। कैसे बच गया देखिए, 33.333 एंड सो ऑन और 3.333 एंड सो ऑन।
सब्ट्रैक्ट करिए, सो पॉइंट के बाद तो 0 आ गया और यहाँ पर बच गया 30। सो पॉइंट के बाद आप कितनी भी बार अगर 0 लिखेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि 1.0 लिखूं चाहे 1.00 लिखूं उसका मतलब 1 ही होता है, उसका मतलब 1 ही होता है। यानी कि 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हैज नो सिग्निफिकेंस, हैज नो इंपॉर्टेंस। ओके, सो यहाँ पर हो गया x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30/9 विच इज 10/3। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो p/q फॉर्म में 10/3 एंड दिस इज आवर आंसर। सो आप देख भी सकते हो कि 10/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना था वो उसको लिखा जा सकता है 3.333333, लेकिन अगर 3.33 को अगर हमें p/q फॉर्म में लिखना है तो उसको 10/3 ही लिखा जाएगा। सो आंसर चेक हो गया। सो ये तरीका है जिसके हेल्प से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और डेफिनेटली ऐसे टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो एक्सप्रेस 0.373737 इन p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए 0. इसको x मान लीजिए, 0.373737 एंड सो ऑन। हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद ये 37 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 37 ही आ रहा है। सो 37 दो ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो अब हमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है सो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर दो डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अगर तीन डिजिट्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं सो मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड सो ऑन। सो यहां पर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए। सो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.3737 एंड सो ऑन। सो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। हमें डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको गायब करना है। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। We are going to subtract 1 from 2. ठीक है जी। So 100x minus x is equal to 37.37 बार minus 0.37 बार। ठीक है जी। सो हो गया 99x is equal to 37। सो x की वैल्यू आ गई 37/99 और यही हमारा आंसर है। यानी कि 0.37 बार कैन बी रिटन एज 37/99। राइट, सिंपल, इजी, समझ आया। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है। मान लो ये क्वेश्चन अगर आपके पास 2 या 3 मार्क्स का आता है तब तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है या 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो वी हैव अ ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक लाइन में दिमाग में फटाफट से आंसर बता पाओगे। कैसे? देखिए 0.6 बार, सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मुझे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डेसिमल से पहले हमारे पास 0 है, डेसिमल से पहले हमारे पास 0 है और डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6/9। यानी कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतनी बार डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। सो हमारा ये आंसर हो जाएगा 2/3। आप चेक करना चाहें आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ 0.23 बार, सो यहां पर आप देख सकते हो डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 23/99। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए डेसिमल से पहले हमारे पास 0 था और डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स थी जो रिपीट हो रही हैं। सो 37/99 यही तो हमारा आंसर आया। तो यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है। ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन है 0.123 बार, तो डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, यानी कि 123/999 ये हमारा आंसर है। सो 1 वर्ड में एकदम चुटकियों में दिमाग में सॉल्व किया, आंसर आ गया। सो दिस इज अ ट्रिक।
दिस इज अ ट्रिक। और यार ट्रिक जो है ना वो याद रखनी है कि कहाँ इस्तेमाल करी जा सकती है, हर जगह यूज नहीं होगी, हर जगह इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जगहों पर यूज होगी, वो याद रखनी है चीज, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास यहां पर क्वेश्चन था कि 3.333, हमारे पास यहां पर क्वेश्चन था 3.333, सो यहां पर ट्रिक कैसे लगेगी, देखिए 3.3 बार, यहां पर तो भाई डेसिमल से पहले जीरो नहीं है, यहां पर डेसिमल से पहले जीरो नहीं है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 0.3 बार ऐसे लिख सकते हैं, है ना जी। अब देखिए 3 को एज इट इज रहने दीजिए, यहां पर ट्रिक लगाइए, यहां पर हो जाएगा 3/9, दैट मीन्स 3 प्लस 1/3, यहां पर ऐड करेंगे, ये हो गया 10/3, यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था। सो ट्रिक लगाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक लग कहाँ रही है, डेसिमल से पहले जीरो होना चाहिए, अगर डेसिमल से पहले जीरो नहीं है तो आप उसको ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे, जैसे कि सपोज 1.7 बार, सो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.7 बार, सो 1 प्लस 7/9, इसको लिखा जा सकता है 7/9, है ना। सो ये हो जाएगा 16/9 और ये हमारा आंसर है। आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चेक करिए, चलिए जल्दी से चेक करिए। सो ये हमारी ट्रिक है जो कहीं कहीं सिलेक्टिव जगहों पर यूज होती है, और ये ट्रिक का इस्तेमाल तभी करना जब अगर 1 मार्कर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 0.2353535 एंड सो ऑन, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जी यहां पर 0.235 बार है। अब देखो आप कहोगे मैम ट्रिक लग जाएगी यहां पर, नहीं जी, ट्रिक कहां पर लगेगी, ट्रिक लगेगी अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का होता, यानी कि डेसिमल से पहले जीरो और डेसिमल के जस्ट बाद वाली सारी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तब ट्रिक हमारी यहां पर लगेगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये हो जाता, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन यहां पर क्या फर्क है कि डेसिमल से पहले जीरो तो है, लेकिन डेसिमल के बाद ये एक 2 है, ये एक डिजिट ऐसी है जो कि रिपीट नहीं हो रही, तो यहां पर बच्चे ये ट्रिक यूज नहीं होगी। तो यहां पर अब हम काम कैसे करेंगे, देखिए सो यहां पर हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जो कि रिपीट नहीं हो रही है, सो सबसे पहले हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव 1 डिजिट जो कि रिपीट नहीं हो रही है, विच इज नंबर 2, है ना। सो मल्टीप्लाई बाय 10, सो आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये बनकर आ गया, ठीक है जी। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, 35 35 35 35 एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। सो 10x इज इक्वल टू, यहां पर अब हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। सो 10x को 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 को 2.3535 से भी मल्टीप्लाई किया, सो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 1000x विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 235.3535 एंड सो ऑन। अब देखिए हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उन्हें गायब करना है। सो यहां पर आप देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं डेसिमल के बाद है 353535 और यहां पर भी डेसिमल के बाद 353535 है, तो बहुत इजीली हम गायब कर सकते हैं। सो इसीलिए अब इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए, ठीक है जी। अब इसको 1 मानना है और इसको 2 मानना है, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2, ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्लियर, ओके। सो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x विच इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। सो ये हो गया हमारे पास 990x विच इज इक्वल टू 233। सो x की वैल्यू हो गई 233/990। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 0.235 बार कैन बी रिटन एज 233/990। क्लियर, इजी, सिंपल, समझ आया। सो ट्रिक कहां पर यूज होगी वो चीज क्लियर होनी चाहिए।
कौन सा स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए सो लेट्स बिगिन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है 0.99999 एंड सो ऑन। सो यार ये तो बहुत ही इजीली मैं आपको एज अ होमवर्क भी दे सकती हूँ और यहाँ पर तो ट्रिक भी लग रही है। सो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। ओके चलिए जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एक एग्जाम्पल देखिए, लोकेट 2.675 ऑन दी नंबर लाइन। इट्स वेरी सिंपल। चलो जी, हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आता है ना। चलो तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्केल और पेंसिल के हेल्प से करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आया हमारे पास 0, यहाँ पर आया 1, -1, देन 2 और 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा, है ना। सो 2 के बाद क्या आएगा 2.1 आएगा, देन 2.2 आएगा, देन 2.3। ठीक है, फिर उसके बाद वील हैव 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड वी हैव 3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है 2.675 ड्रॉ करना है। तो 2.675 कहाँ आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मैग्नीफाई करना है, अब हमें इसे जूम करना है। तो अब हम इसे जूम करेंगे, यानी कि 2.6 से बड़ा है ये नंबर और 2.7 से छोटा है, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, राइट। ठीक है जी, तो अब हम इसे क्या करेंगे जूम करेंगे। सो यहां पर आ गया हमारे पास 2.6। ठीक है, 2.6 और यहां पर है 2.7। हमने क्या किया मैग्नीफाइंग ग्लास रखा और उसको जूम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो 2.6 के बाद आएगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.67, 2.68 एंड 2.69 और उसके बाद आ गया 2.7। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए 2.675 चाहिए। सो 2.675 जो है वो 2.67 और 2.68 के बीच में आएगा, यानी कि वो कहाँ आएगा 2.67 और 2.68 के बीच में आएगा। अब फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास रखना है और इसे जूम करना है ना जी। चलिए जी, सो मैग्नीफाइंग ग्लास रखा और हमने जूम कर दिया। सो यहाँ पर बन गया हमारा, क्या बन गया, ये आ गया हमारे पास 2.67 और यहाँ आ गया 2.678। ठीक है, सो ये हो गया 2.671, 2.672, 2.673, 2.674, 2.675, 2.676, 2.677, 2.678 एंड 2.679 और उसके बाद आ गया 2.68। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत आराम से कि आपको मिल गया ये पॉइंट 2.675 जिसकी हमें तलाश थी। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट, क्या बोल सकते हो, पॉइंट ए represents 2.675 on the number line। ठीक है, क्लियर है। अब ये बात थी हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की। ये टर्मिनेट कर रहा है ना, ये रुक रहा है, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू है, उसके बाद ये रुक रहा है। सो ये बात थी हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की। अगर मान लो हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर दे दिया जाए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर दे दिया जाए, जैसे इस केस में 5.37 बार, तो अब इसे कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे 5.3777 कहां तक जाते जाएंगे, कहां तक जूम करते रहेंगे। तो भाई वो तो मुश्किल है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में वो आपको मेंशन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको ड्रॉ करना है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस होनी चाहिए।
क्वेश्चन में वो बोल सकते हैं अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको काम करना है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस होनी चाहिए। सो हमें इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, हमें 5.377 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर इस मेथड में हम बार बार मैग्नीफाई कर रहे हैं, हम जूम कर रहे हैं, सो इसीलिए इस मेथड को हम मैग्निफिकेशन मेथड भी कहते हैं, इस मेथड को हम मैग्निफिकेशन मेथड भी कहते हैं। ओके, क्लियर टू यू, राइट? चलिए अब देखिए यहाँ पर 5.377 को कैसे प्लॉट करेंगे। सिंपल है, जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है। सो नंबर लाइन ली हमने यहाँ पर 0 -1 1 2 3 4 5। हम जानते हैं ये नंबर जो है वो 5 और 6 के बीच में आएगा, है ना। सो 5 के बाद आएगा 5.1, देन 5.2, 5.3, 5.4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, then we have 5.9 and then we have 6, ठीक है जी। अब 5.377 चाहिए, यानी कि 5.3 और 5.4 के बीच में होगा ये नंबर। सो अब फिर से हमें जूम करना है, मैग्नीफाई करना है। सो यहाँ पर हमने लिखा ये, यहाँ पर हो गया 5.3, यहाँ पर हो गया 5.4, ठीक है। अब 5.3 के बाद आएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, बहुत सिंपल है बच्चे ये, 5.36, 5.37, देन 5.38 एंड 5.39, और उसके बाद आ गया 5.4। हमें चाहिए 5.377। सो ये नंबर कहाँ आएगा भाई? ये नंबर हमारा अब जो होगा वो 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। अब इसको जूम कर लीजिए, इसको मैग्नीफाई कर लीजिए, है ना। चलिए, सो मैग्नीफाई करेंगे, जूम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गया 5.37 और यहाँ पर आ गया 5.38। सो 5.37 के बाद आएगा 5.371, राइट, 5.372, then 5.373, then 5.374, then 5.375, 5.376, 5.377, then 5.378 and 5.379, ठीक है जी। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये पॉइंट जो है ये बनकर आ गया। आप इसको बोल सकते हो कि पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स 5.377 ऑन दी नंबर लाइन। सिंपल, इजी, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? सो कोई भी रैशनल नंबर अगर आपको प्लॉट करने को दिया जाए, वेदर टर्मिनेटिंग वेदर नॉन टर्मिनेटिंग, आप उसको प्लॉट कर पाएंगे, है ना। चलिए, अब मेन कहानी जो आती है इस चैप्टर में कि इरैशनल नंबर्स को भाई कैसे प्लॉट करें। रैशनल नंबर्स तो बहुत ही सिंपल थे, अब इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और बच्चों को खतरनाक लगता है ये, बट है नहीं, अगर आप ध्यान से मुझे सुनेंगे, सारे स्टेप्स को समझेंगे, तो सबसे पहले तो दौड़ कर जाइए और अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आइए, यानी कि अपने मैथमेटिकल हथियार, मैथमेटिकल टूल्स लेकर आइए। पेंसिल, स्केल, कंपास, ये 3 चीजें आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन आता है लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि अगर आपको कोई भी इरैशनल नंबर दिया जा रहा है, सपोज रूट एक्स, सपोज आपको कोई भी इरैशनल नंबर दिया जा रहा है रूट एक्स, आपको उसको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करना है, बहुत ही इजीली स्टेप्स को सुनना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने x सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाई, एंड x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी 2, 3, 5, 7, 10, 10.2, 7.2, कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग। सो x सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ए बी, उसके बाद b से लेकर c तक आपने फिर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब AC, ये जो लाइन सेगमेंट आपकी बनी है AC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, फिर मैं कंपास के हेल्प से भी ड्रॉ करके बताऊंगी, ओके। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट एम, राइट। अब पॉइंट एम को सेंटर मान के और ए एम को रेडियस मान के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर है? आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक्स वाई जो है, एक्स वाई ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, एसी का, ओके। उसके बाद एम हमारा सेंटर है और ए एम हमारा रेडियस है और आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट बी से आपने सेमी सर्कल पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। पॉइंट बी पे आपने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर कट कर रहा है। सो बी डी ये जो है ये हमारी लेंथ हो गई है रूट एक्स। बी डी ये जो लाइन सेगमेंट बनी है इसकी लेंथ है रूट एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी को सेंटर लेना है, बी डी मेजर करना है, बी डी मेजर करना है और आपको एक ऐसे डॉटेड आर्क ड्रॉ करनी है और इस नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। अब ये जो पॉइंट ई बनकर आया है यही पॉइंट हमारा रूट एक्स वाला पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा रूट एक्स वाला पॉइंट है। ओरली समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया तो अब समझिए। देखिए हमें रूट 2 प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्केल, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर की हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट। सो 2 सेंटीमीटर यार मेरे लिए तो बहुत ही छोटा होगा, 2 सेंटीमीटर, देखिए दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। क्लियर है? आपको दिख रहा है 2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। उसके बाद पॉइंट बी पर फिर से स्केल रखिए और 1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। चलिए 1 सेंटीमीटर की फिर से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी जो कि हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। अब AC का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, हमें लेना है कंपास जिसकी नीडल को आपने रखा पॉइंट A पर और आधे से ज्यादा कंपास को ओपन कर लिया, ठीक है। आधे से ज्यादा कंपास को ओपन कर लिया, एक आर्क लगी आपकी ऊपर की तरफ और एक आर्क लग गई आपकी नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इसी सेम कंपास को उठाकर आपने पॉइंट सी पर रखा और एक आर्क लगी ऊपर की तरफ और एक आर्क लग गई आपके नीचे की तरफ। क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों आर्क्स को आप आपस में ज्वाइन कर लीजिए। अब इन दोनों आर्क्स को आप आपस में क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए। सो अब हमने इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर लिया। सो ये हमारा एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है AC का, ठीक है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट M। अब पॉइंट M शुड बी आर सेंटर एंड AM शुड बी आर रेडियस। सो पॉइंट M पर आपने क्या किया, अपनी कंपास की नीडल को रखा, ठीक है। पॉइंट M पर आपने अपनी कंपास की नीडल को प्लेस किया लाइक दिस और AM मेजर कर लिया। आपने क्या किया, ओके वेट, पॉइंट M पर कंपास की नीडल को रखा और AM मेजर कर लिया, ठीक है। AM मेजर किया। अब आपने क्या किया, एक सेमी सर्कल इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। ये सेमी सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको पॉइंट B पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट B पर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है लाइक दिस। आप प्रोटेक्टर के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल, या फिर कंपास के हेल्प से भी ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, बट पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, सो पॉइंट बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट हो गया हमारा BD, ठीक है। अब BD को मेजर करना है, यानी कि आपको अपनी कंपास की नीडल को रखना है पॉइंट B पर, ठीक है। पॉइंट B पर, यार बोर्ड पे मेरे लिए ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप लोग अपनी नोटबुक्स में बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो BD को हमने ऐसे मेजर कर लिया। अरे आजा भाई, ओके वेट, ओके राइट। ठीक है जी। सो BD को मेजर किया और एक आर्क लगा दी हमने इस टाइप से।
अब आप इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी नंबर लाइन है, और ये जो पॉइंट है हमारा, कोई और कलर का पेन ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है हमारा, दिस इज पॉइंट ई, और ये हमारे रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आप यहां पर लिख सकते हो कि पॉइंट ई, रूट एक्स नहीं, सॉरी, रूट 2 represents root 2 on the number line, on the number line. क्लियर है? इजी, सिंपल, राइट? समझ आया? स्टेप्स समझिए. आई नो मेरे यहाँ पर बहुत छोटा छोटा बना है, बट बहुत ही सुंदर सा, क्यूट सा लग रहा है ना यार, है ना? ठीक है, सो आप लोग अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करिए, और यही सेम स्टेप्स हैं बच्चे जो फॉलो करने हैं. देखो, रूट 3 भी इसी सेम तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे. सो ये आप खुद से एक बार ट्राई करोगे. ठीक है, अब हम चलते हैं, रूट 7.5 अगर ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे. सेम वही लॉजिक है. 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए. चलिए, सेम वही लॉजिक है. 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे यहां पर. ओके, सो दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, अब पॉइंट बी पर आपने फिर से स्केल रखा और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी. ठीक है जी, सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट सी, राइट? अब ए सी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हमें कंपास की नीडल को रखना है पॉइंट ए पर, और आधे से ज्यादा कंपास को खोल लिया. एक आर्क लगी हमारी ऊपर की तरफ और एक आर्क लगेगी नीचे की तरफ. सिमिलरली इसी सेम कंपास को उठाकर पॉइंट सी पर रखेंगे. एक आर्क लगी ऊपर और एक आर्क लग गई नीचे. ठीक है जी, अब ये आर्क्स मीट नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, हम इन्हें मीट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, एंड वी विल गेट आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है जी, ओके. चलिए, तो ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए और हमारे पास एक्स वाई हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट एम. अब आपको क्या करना है, पॉइंट एम को सेंटर मानना है और ए एम को रेडियस मानना है. पॉइंट एम इज योर सेंटर एंड ए एम इज योर रेडियस, और आपको एक सेमी सर्कल इस टाइप से ड्रॉ करना है. ठीक है जी. अब पॉइंट बी पर आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से या कंपास के हेल्प से, जैसे भी आप करना चाहें, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. सो दिस इज आवर 90 डिग्री का एंगल, और ये पॉइंट हो गया है हमारा पॉइंट डी. ठीक है, अब ये पॉइंट डी हो गया है. सो अब आपको क्या करना है, कंपास की नीडल को लेना है और पॉइंट बी पर रखना है, और बी डी को मेजर करना है, क्योंकि बी डी जो हमारी लेंथ है वो रूट 7.5 है. ठीक है ना, और आपको एक आर्क जो है वो इस टाइप से ड्रॉ करनी है. सो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपनी इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो. ये लाइन सेगमेंट आपने थोड़ी एक्सटेंड कर दी तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट ई, जो कि रूट 7.5 रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप लिख सकते हो कि रूट 7.5 is represented by point E on the number line. So point E represents root 7.5 on the number line. Clear? Easy, simple, right? समझ आया हमें, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो अगर रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर प्लॉट करने को आएंगे कर लेंगे, इरैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर प्लॉट करने को आएंगे वो भी कर लेंगे, है ना? चलिए, और रूट 3 ये आप लोग ट्राई करेंगे कि कैसे करना है. ठीक है, सेम यही स्टेप्स हैं, सेम यही तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप रूट 3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे. ओके, चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी कि दो रियल नंबर्स को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किया जाता है. ठीक है, देखो अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, सो रैशनल नंबर्स का चाहे आप सम निकालो, डिफरेंस निकालो या प्रोडक्ट निकालो, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आप जोड़कर देख लो, ऐड करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर. आप ये चेक कर सकते हो, आपका काम है, आप चेक करिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द क्वेश्चन, यानी कि जब भी दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड किया जाएगा तब जरूरी नहीं है कि आंसर एक रैशनल नंबर आए, मे और मे नॉट बी रैशनल. ऐसा क्यों? देखिए, 0 और 1 ये दोनों के दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं.
ठीक है जी, क्लियर है, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। जब मैं 0 को 1 से डिवाइड करती हूँ यानी कि 0/1, तब तो आंसर 0 आता है, यानी कि तब तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन जब 1 को 0 से डिवाइड किया तब तो 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ये तो एक रैशनल नंबर नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि मैम ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या ये इरैशनल नंबर है? नहीं बच्चे, ये कुछ भी नहीं है, ना ही रैशनल है ना ही इरैशनल है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? सो इसीलिए डिवीजन के केस में आंसर मे और मे नॉट बी रैशनल। इस केस में रैशनल आया, इस केस में रैशनल नहीं आया, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल आया। ओके, चलिए अब अगर हमें क्या करना है, इरैशनल नंबर्स की बात आती है। अगर मैं दो इरैशनल नंबर्स लेती हूँ, उनको ऐड करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ या फिर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आंसर कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल। देखिए हम कोई भी दो इरैशनल नंबर्स लेते हैं, सपोज एनी 2 इरैशनल नंबर्स, हमने कोई भी दो इरैशनल नंबर्स लिए, सपोज √2 एंड √3। ठीक है जी, अब दो इरैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, तो अलजेब्रा समझिए। अलजेब्रा में हमारे पास दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, मान लो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं x एंड y। ठीक है, अगर मुझे x और y को ऐड करना है तो यही हमारा आंसर होगा, आगे हम फर्दर ऐड नहीं कर पाएंगे। x + y इज आवर फाइनल अल्टीमेट आंसर, क्योंकि अलजेब्रा में हमने सीखा है कि द लाइक टर्म्स आर ऑलवेज एडेड, यानी कि अगर वेरिएबल सेम है तभी हम उन्हें ऐड कर पाएंगे। जैसे कि 2x और x को अगर ऐड करना है, सो वेरिएबल यहाँ पर सेम है, वेरिएबल पार्ट यहाँ पर सेम है, तो इसीलिए 2 और 1 ऐड होकर हो जाएगा 3x, है ना। सिमिलरली इरैशनल नंबर्स के साथ भी सेम कहानी है। √2 और √3 को अगर हम जोड़ेंगे तो यही हमारा आंसर है, और ये एक इरैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है जी, अगर मैं 2√2 प्लस 3√2 को जोड़ना चाहती हूं तो मैं इसको ऐड कर सकती हूं, क्योंकि यहां पर इरैशनल पार्ट जो है हमारा वो सेम है। सो 2 और 3 ऐड होकर हो जाएगा 5, और 5√2 ये हमारा आंसर है, और ये भी एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है। यानी कि कोई भी दो इरैशनल नंबर्स को यहां पर आपने ऐड किया, आंसर आ रहा है इरैशनल। लेकिन अगर मैं बोलती हूं √2 प्लस -√2, ये भी एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है, आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो यानी कि कोई भी अगर दो इरैशनल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर कैन बी एनीथिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अलजेब्रा के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो x और y को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो जाता है x × y, है ना। अगर मुझे x × x करना है तो आंसर हो जाता है x का स्क्वायर। सो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मुझे √2 × √3 करना है तो रूट का साइन एज इट इज रहेगा, और 2 × 3 मल्टीप्लाई होकर √6 हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये एक इरैशनल नंबर है। अगर मुझे √2 × √2 करना है तो वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 × 2 दैट इज √4, और ये होता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो आपने देखा कि आपने कोई भी दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक बार ही आंसर इरैशनल आ रहा है और दूसरी बार आंसर रैशनल आ रहा है। सो आंसर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रैशनल और इरैशनल। क्लियर है? ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक रैशनल और इरैशनल को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर के साथ, तो आंसर हमेशा इरैशनल होगा। कैसे? अगर आप 2 + √3 कर रहे हो तो ये रैशनल है या इरैशनल है, यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि एक इरैशनल नंबर है, जो कि हमारा एक इरैशनल नंबर है। ठीक है जी। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√3, ये भी एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है। अगर मैं इन्हें डिवाइड करती हूँ तो ये भी एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है। सो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर इरैशनल आएगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो तो
आपके पास नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए यार, जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है और √2 हमारा एक इरैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो आ गया जीरो, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो कि एक रैशनल नंबर है। जीरो को √2 से डिवाइड करो, आंसर आया जीरो, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको आंसर हमेशा इरैशनल चाहिए तो आपके पास हमेशा एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने रैशनल नंबर में जीरो ले लिया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे तो आंसर जीरो आ रहा है, सो दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू पिक अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। क्लियर है? सो अगर आपके पास एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, तब आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर भी आंसर हमेशा इरैशनल ही आएगा। सो आई होप आपको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करना आया। अलजेब्रा जैसा ही है ना, अलजेब्रा जैसा ही है कि हमेशा लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी कि अगर इरैशनल वाला नंबर आपस में सेम है तभी वो ऐड होंगे, तभी वो सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अदरवाइज यही हमारा आंसर है, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने आपको समझाया कि √a इंटू √b अगर हम कर रहे हैं तो रूट का साइन सेम है, a इंटू b हो जाएगा। सो ये सारे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? ओके, अब आते हैं रैशनलाइजेशन पर। रैशनलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? किसी भी इरैशनल पार्ट को आपको रैशनल बनाना है। यानी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो उसका मतलब है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स दैट कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर, इनटू अ रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/√7, यहां पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दैट इज इरैशनल। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप √7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 7 आ जाए? सो डेफिनेटली √7 में आप √7 ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √a इंटू √a हमेशा a के बराबर होता है, हमेशा a के बराबर होता है। ठीक है ना? सो आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? सो यानी कि ये हो गया √7/7 एंड दिस इज आवर आंसर। यानी कि आपने जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनल नंबर बना दिया। पहले हमारा डिनोमिनेटर √7 था, अब हमारा डिनोमिनेटर 7 है। सो आपने उस इरैशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। यही मतलब है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं कहती हूँ 2/√3, ये एक नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे? सो न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो गया √3 इंटू √3 विच इज 3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इस टाइप का, अब क्या करें? अब ये हमारा डिनोमिनेटर जो है ये अभी हमारा क्या है भाई, इरैशनल है ना? 3 + √2 या √2 + 3 इरैशनल नंबर है। इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मान लो मेरे पास ये है √a + √b मल्टीप्लाइड बाय √a - √b। ठीक है, सो यहां पर एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, विच इज x + y इंटू x माइनस वाई, और वो किसके बराबर होता है? वो x² - y² के बराबर होता है। सो यहां पर वही सेम अलजेब्राइक आइडेंटिटी अगर हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा √a² माइनस √b²। ठीक है, और √a² यानी कि √a इंटू a विच इज a माइनस b। सो यानी कि अगर आपने इसको क्या बना दिया, इसको आपने एक रैशनल बना दिया, a - b।
रैशनल नंबर बन गया ना। सो यानी कि यहाँ पर अगर मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर प्लस है तो हमें माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके उल्टे ऑपोजिट साइन से क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, आप डिनोमिनेटर को सिर्फ देखिए, न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर में अगर प्लस का साइन है तो उसके उल्टे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करिए, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो उसके उल्टे प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करिए। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा √2 - 3 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। सो √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज √2 - 3 अपॉन 2 - 9 विच इज √2 - 3 अपॉन -7। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि आपको दिख रहा है कि पहले हमारा डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर था और अब हमारा डिनोमिनेटर हो गया है -7। -7 एक रैशनल नंबर है। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये है क्वेश्चन, अब यहां पर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर को मत देखिए। न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहने दीजिए, न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना। सो अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हो गया, न्यूमरेटर में हो गया a + b × a + b, दैट इज a + b का होल स्क्वायर, है ना। √2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन a - b × a + b, अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है यहां पर, ये हो गया। ठीक है जी। अब देखो न्यूमरेटर में कौन सी अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर, जो हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं। a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। डिनोमिनेटर में क्या लग रहा है, a + b × a - b, दैट इज a² - b², है ना। ये आइडेंटिटीज लग रही हैं यहाँ पर। चलिए सो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर √x का स्क्वायर, दैट मीन्स √x × √x which is x. So √2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 3 प्लस, अब देखिए 2 × √6, √2 × √3 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 × 3 विच इज √6, क्या हो गया, √6। सो प्लस 2 √6 अपॉन 2 - 3। ठीक है, सो ये हो गया 5 + 2 √6 अपॉन -1। माइनस वाले साइन को ऊपर ले जाइए, सो ये हो गया -5 - 2 √6 एंड दिस इज आवर आंसर। यानी कि पहले हमारा जो डिनोमिनेटर था वो इरैशनल था, अब हमारा डिनोमिनेटर जो है या तो वो -1 है या वो 1 है, तो अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया। सो दिस इज व्हाट you have to do, rationalize the denominator. So ऐसे questions भी बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में. So these are important. क्लियर हुआ? न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है. ठीक है, चलिए. सो विद दिस बच्चे हमारे आज का आखिरी टॉपिक है, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब एक्सपोनेंट्स के बारे में ना आप अपनी जूनियर क्लासेस में क्लास 7th से पढ़ते आ रहे हो. सो एक्सपोनेंट्स आखिरकार होते क्या हैं? तो देखिए, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, सपोज 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो मैं इसको बहुत आराम से लिख सकती हूँ 2⁴. यानी इसका मतलब है 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, है ना. 2 इज बीइंग multiplied 4 times.
ठीक है जी। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई नंबर है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू और ऐसे करते करते m टाइम्स, यानी कि x जो है वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, x जो है अगर वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर m, जहां पर x हमारा बेस कहलाया जाता है और m हमारा एक्सपोनेंट या फिर वो हमारी पावर कहलाई जाती है। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी जो पावर होगी वो कुछ रियल नंबर्स हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि √2 का मतलब क्या है कि √2 की पावर 1/2, यानी कि √x का मतलब है x की पावर 1/2। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर मैं इस √x के बाहर ये छोटा सा m लिख दूं, ये छोटा सा m लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, mth रूट ऑफ x। इसका मतलब है mth रूट ऑफ x, यानी कि x की पावर 1/m, x की पावर 1/m, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं √8 और यहाँ पर छोटा सा 3, तो इसका मतलब है 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। अब ध्यान दीजिए, 3√8 और 8 और यहाँ पर छोटा सा 3, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। इसका मतलब है ये जो 3 है ये √8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका मतलब है कि 8 की पावर है 1/3। ठीक है जी, इसका मतलब है 8 की पावर है 1/3। सो आपको देखना है कि 3 एकदम छोटू सा लिखा है रूट के साइन के साथ, या फिर 3 बहुत बड़ा सा लिखा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इन दोनों बातों में अंतर है। क्लियर हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ √a और यहाँ पर b, छोटा सा b, तो इसका मतलब है a की पावर है 1/b, a की पावर है 1/b। क्लियर, इजी, सिंपल, समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए। सो अब देखते हैं कुछ लॉज जो कि आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो ये कुछ 7 लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अगर हमारे बेसिस सेम है, अगर हमारे बेसिस सेम है और हमारी पावर्स डिफरेंट हैं और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा बेस सेम रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हमारा बेस एक ही है और पावर्स बहुत सारी हैं तो बेस वही रहेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n होल रेज टू पावर t। सो यहाँ पर बेस हमारा एक ही है और पावर्स बहुत सारी हैं तो बेस वही रहेगा और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी पावर्स सेम है, बेस अलग है, सो बेस मल्टीप्लाई हो गया, पावर सेम रही। सिमिलरली यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो बेसेस हमारे डिवाइड हो जाएंगे, पावर हमारी सेम रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों रूल्स हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, अगर हमारा बेस कुछ भी है, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारा बेस कुछ भी है, पावर अगर हमारी नेगेटिव है, तो पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होगा, बेस का रेसिप्रोकल और पावर हो गई पॉजिटिव। जैसे कि 2 रेज टू पावर -3। सो अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो क्या हो जाएगा, बेस का उल्टा और पावर हो गई पॉजिटिव, पावर हो गई पॉजिटिव। अब एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर की पावर अगर जैसे 2 रेज टू पावर 0 हमेशा 1, 10 रेज टू पावर 0 हमेशा 1, 100 रेज टू पावर 0 हमेशा 1। ठीक है जी, x रेज टू पावर 0 हमेशा 1। लेकिन 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 यहाँ पर जो लिखा है कि a रेज्ड टू पावर 0 हमेशा 1 है, तो a हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 रेज्ड टू पावर 0 कभी 1 नहीं होता है। 0 रेज्ड टू पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। 0 तभी तो हमारा हीरो है, क्योंकि हर चीज के बीच में ना एकदम हीरोगिरी दिखाता है और कहता है मैं तो स्पेशल हूं, यानी कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। 0 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 नहीं होगा, तब वो नॉट डिफाइंड होगा। सो 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है, तब हमारा आंसर 1 होगा। सो ये कुछ 7 रूल्स हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस हैं, जिनको आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब इसी के बेसिस पर ये एक क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। चलिए फटाफट से, तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेज टू पावर n प्लस 4 -2 इंटू 2 रेज टू पावर n अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 3। तो देखिए भाई अभी अभी हमने क्या देखा,
a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n क्या होता है, बेस सेम रहता है, पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स ऐड होती है, राइट। सो यहां पर देखिए पावर ऑलरेडी ऐड हो रही है, पावर ऑलरेडी ऐड हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, यहां से यहां जाए चाहे यहां से यहां आए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं, राइट। ठीक है जी। सो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख देती हूं, यानी कि 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n अपॉन 2 इंटू, अब इसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब देखिए न्यूमरेटर में से आप 2 रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बच गया 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3। सो अब आप क्या देख सकते हैं, यहां से आप क्या देख सकते हैं कि 2 रेज टू पावर n और 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो गया, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखिए 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 4, यहां पर 2 रेज टू पावर 4 कर सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना, तो 1 + 3 4। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये तो ना कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हो गया, पहले वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना, तो भाई कैंसिल तो नहीं हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 होता है 16 माइनस 2 अपॉन 16, सो दैट इज ये हो जाएगा माइनस 14 अपॉन 16, सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 7 अपॉन 8। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। सो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, माइनस 7 अपॉन 8 आ रहा है, सॉरी माइनस क्यों आएगा यार, माइनस थोड़ी आएगा, 16 माइनस 2 करना है, 7 अपॉन 8 होगा हमारा आंसर, ये होगा 14 अपॉन 16, सो 7 अपॉन 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। कितना सिंपल, सिर्फ इस रूल का हमने इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ इस रूल का इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ये हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन है। आई नो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम इतना सारा एक ही बार में पढ़ा दिया, कोई बात नहीं यार, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी चैनल पे, आप कभी भी किसी भी वक्त आकर कहीं से भी दोबारा से देख सकते हैं, है ना। चलिए सो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 रेज टू x इंटू 5 81 का स्क्वायर इंटू 6561 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर बेस हमारे पास 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो आप 81 को लिख सकते हो, 81 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। 6561 को कैसे लिख सकते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा भाई यहाँ पर तो हमें, है ना। सो 3 के टेबल में क्या ये जा रहा है, चेक कर लो, 3 के टेबल में ये जाता है हमारे पास, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा भाई, ये जाएगा 2 पर, ठीक है, ये आया 5, ये गया 1 पर, 2 26, ये गया 8 पर, 24 एंड 21 7, सो 2187। फिर से 3 के टेबल पे ये जाएगा 7 पे, फिर ये जाएगा 8 आया नीचे एंड 2 देन 9, ठीक है जी। फिर से आया 3 पर, ये जाएगा हमारा 2 पर 243, ठीक है जी। फिर से ये जाएगा 3 पर, सो ये हो गया 81। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो 6561 को आप कैसे लिख पा रहे हो, 6561 को आप लिख पा रहे हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 81, है ना। और 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4, यानी कि 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 8, ठीक है। 6561 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 8, ओके। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5x मल्टीप्लाइड बाय 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 2, क्योंकि पावर 2 है। यहां पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 8 अपॉन 3 रेज टू पावर 2x विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7,
राइट, ठीक है। अब देखिए 3 रेज टू पावर 5x इंटू, यहाँ पर बेस एक ही है, पावर्स बहुत सारी हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि ये हो गया 3 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 8 अपॉन 3 रेज टू पावर 2x विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। अब देखिए यहाँ पर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5x प्लस 16 अपॉन 3 रेज टू पावर 2x विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5x प्लस 16 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। राइट, अब आ जाइए यहां पर, अब आ जाइए यहां पर, सो 3 रेज टू पावर 3x प्लस 16 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। अब देखो बेस सेम है, पूरी की पूरी टर्म भी आपस में बराबर है, तो यानी कि पावर्स भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि पावर्स भी क्या होंगी भाई, आपस में बराबर होंगी। सो 3x प्लस 16 जो है वो 7 के बराबर होगा, यानी कि 3x जो है वो 7 माइनस 16 हो जाएगा, सो ये हो गया -9, सो x हो गया -3। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ साथ हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज किया है, जो कि आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, जो कि आपको रिवाइज करने हैं। क्लियर है? सो विद दिस बच्चे आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है एंड आई होप आपको ये चैप्टर नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम मिलेंगे फिर कभी किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीबॉडी।